टी सीरीज दोस्तों नाम तो सुना होगा, जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट म्यूजिक कंपनी है, जिसकी यूट्यूब पर भी 200 मिलियन में प्लस सब्सक्राइबर हैं, जिसकी स्थापना 11 जुलाई सन 1983 को गुलशन कुमार द्वारा की गई थी, जिसको आज उनके लड़के भूषण कुमार चलाते हैं। सन 1988 से 1919 के बीच में इस कंपनी को ऐसी पहचान मिली कि 65% म्यूजिक इंडस्ट्री इस कंपनी के पास ही चली गई। 19 के दशक के जितने ही म्यूजिक रिलीज होते थे, ज्यादातर म्यूजिक राइट इस कंपनी के पास ही होते थे, जैसा कि अभी भी होता है। और 19 के दशक में नदीम और श्रवण की जोड़ी आने के बाद तो इस कंपनी को अलग ही पहचान मिल गई। श्रवण का पूरा नाम श्रवण कुमार राठौर और नदीम का पूरा नाम नदीम अख्तर सैफी है, जो अभी यूके में रहते हैं, और ये दोनों अपने ही समय के मोस्ट पॉपुलर सिंगर थे। इनको ये पहचान गुलशन कुमार उनकी कंपनी टी सीरीज की बदौलत ही मिली थी। लेकिन जैसे ही इतना नाम और पैसा कमाते ऊंचाइयों पर जाते हैं, वैसे इनको किसी की नजर लग जाती है और 12 अगस्त 1997 में मुंबई के जीतनगर में इनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। मैं आपसे कहूं कि जिन्होंने इनको पहचान दिलवाई, नदीम अख्तर सैफी ने, उन्हीं ने इनकी हत्या करवाई है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? उस टाइम पर अंडरवर्ल्ड की डी कंपनी का नाम इनकी हत्या के पीछे आता है, जो डी का मतलब होता है दाऊद इब्राहिम। हत्या के पीछे म्यूजिक डायरेक्टर नदीम अख्तर सैफी, दाऊद का छोटा भाई अनीस इब्राहिम, देन दाऊद का राइट हैंड अबू सलीम, कई सारे लोगों के नाम आते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर इतनी बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक की हत्या क्यों और कैसे हुई। चलिए शुरुआत बिल्कुल स्टार्ट से ही करते हैं। बात है 1951 की, जब गुलशन कुमार का जन्म दिल्ली के एक पंजाबी फैमिली में हुआ। गुलशन कुमार के पिता का नाम चंद्रमन दुआ था, इनकी माता का नाम परफेक्टली किसी को पता नहीं। गुलशन कुमार के भाई का नाम कृष्ण कुमार दुआ था, गुलशन कुमार का पूरा नाम गुलशन कुमार दुआ था। गुलशन कुमार के पिता दिल्ली के मध्य दरियागंज इलाके में फल और जूस बेचने का काम करते थे, जिसमें गुलशन कुमार भी अपने पिता का हाथ बटाते थे। गुलशन कुमार का परिवार भारत विभाजन के बाद 1947 में हिंदू विरोधी दंगों को लेकर के पश्चिमी पंजाब के आंगले प्रदेश से शरणार्थी के रूप में दिल्ली आया था। गुलशन कुमार जैसे ही बड़े होते हैं तो उनको लगता है कि बड़ा आदमी बनने के लिए काम तो करना पड़ेगा, तो ये अपने पिता की जूस की शॉप में काम करने के साथ साथ पढ़ाई भी करते थे। और अब ये 23 साल के हो चुके थे। जिन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद महज 23 साल की उम्र में सन 1972 में कैसेट की शॉप खोली, जिसमें ये म्यूजिक कैसेट्स बेचा करते थे, उनको रिपेयर भी किया करते थे। और धीरे धीरे इनकी दुकान चलने लगी, तो इन्हें दिल्ली के दरियागंज में सुपर कैट्स नाम से एक म्यूजिक कंपनी खोली, जिसमें ये खुद के म्यूजिक बेचा करते थे, वो भी बहुत ही सस्ते दामों पर। और यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा था। 1975 में इनकी शादी सुदेश कुमारी से हो जाती है, जिनसे 3 बच्चे होते हैं, 2 लड़कियां 1 लड़के। एक बेटा भूषण कुमार, जो अभी वर्तमान में टी सीरीज कंपनी को चलाते हैं, और बेटी तुलसी कुमार, दूसरी बेटी खुशहाली कुमार। और बेटी तुलसी कुमार ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके सिंगर के रूप में अपना करियर बनाया, और ये बॉलीवुड की बहुत ही फेमस प्लेबैक सिंगर हैं। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था और इस बात में कोई शक नहीं है कि गुलशन कुमार माता वैष्णो बाबा शिव के बहुत बड़े भक्त थे। इनके नाम से अभी भी वैष्णो देवी में निरंतर रूप से भंडारा चलता है। माता अम्बे और शिव के भक्त होते ही गुलशन कुमार ने कई सारे शिव और वैष्णो देवी की बहुत सारे भजन गाए। फ्रेंड्स, सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसे ही गुलशन कुमार को उपलब्धि प्राप्त होती है, सन 1983 में ये टी सीरीज म्यूजिक कंपनी की स्थापना करते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कंपनी में टी का मतलब त्रिशूल ही है। और जब इन्होंने कंपनी की स्थापना की तो ये नए नए लोगों को मौका देते थे। जो रंग होता था उसको राजा बना करके छोड़ते थे। फ्रेंड्स, जो छोटे लेवल का सिंगर होता था, फ्रेंड्स, अपनी म्यूजिक कंपनी का लेवल लगा करके उसका सॉन्ग रिलीज करते थे, और वह सिंगर बहुत ही बड़ी उपलब्धियों पर पहुंच जाता था। इन्होंने ऐसे ही कई लोगों को बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। लेकिन गुलशन कुमार के पास एक खासियत थी कि जैसे ही किसी को पॉपुलरिटी मिलती थी, फिर वो उसको छोड़ देते थे, क्योंकि उनका काम यही रहता था कि नए लोगों को जगा देना होता, नए लोगों को मार्केट में रिलीज करना। जिन नए लोगों को सिंगिंग में अपना करियर बनाना है, वो नए लोगों को प्रोत्साहित करते थे और उनके गाने को अपनी कंपनी के लेवल से रिलीज करते थे। जैसे सोनू निगम, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू और म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण, ये दोनों ही अलग अलग थे और अपनी फील्ड के मास्टर आदमी थे। और ना जाने गुलशन कुमार ने ऐसे ही कितने सारे लोगों को पहचान दिलाई। इतने नेक दिल इंसान थे, अगर रास्ते से कहीं जा रहे होते हैं और इनको कोई मरा हुआ बेजुबान जानवर रास्ते में मिल जाता है, तो अपनी कार रोक करके गड्ढा खोद करके उसको दफनाते थे, फिर आगे का रास्ता तय करते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना नेक दिल इंसान, तो इसकी हत्या आखिर क्यों हुई? तो चलिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो बात है 1919 की, जब महेश भट्ट की फिल्म आस्की रिलीज हुई, जिसमें मुख्य किरदार थे राहुल राय, अनु अग्रवाल, दीपक तिजोरी थे। म्यूजिक डायरेक्टर नदीम श्रवण, सिंगर कुमार सानू, लेवल था टी सीरीज का। जब ये गाना रिलीज हुआ तो 20 मिलियन प्लस कॉपी उस टाइम पे इस गाने की बेच गई, जिससे कि कंपनी को फायदा हुआ। साथ ही साथ नदीम श्रवण की जोड़ी को भी अलग ही पहचान मिल गई और ये अलग ही लेवल पर पहुंच गए। और इस सफलता के बाद कंपनी के जो 65% म्यूजिक रहते थे वो नदीम श्रवण के ही रहते थे, क्योंकि नदीम और श्रवण बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर थे। म्यूजिक डायरेक्टर होने के साथ साथ अब नदीम ने सोचा कि मुझे गाना भी गाना है। नदीम म्यूजिक डायरेक्टर तो बहुत अच्छा था, लेकिन गाने के क्षेत्र में इनकी आवाज थोड़ी सी कमजोर थी। और नदीम अख्तर सैफी ने गुलशन कुमार से कहा कि मैं गाना गाना चाहता हूं, तो गुलशन कुमार ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम म्यूजिक डायरेक्टर तो बहुत बढ़िया हो, लेकिन सिंगिंग के क्षेत्र में तुम्हारी आवाज थोड़ी सी कमजोर है, तुम गाना मत गाओ।
लेकिन नदीम नहीं माना और गुलशन कुमार को बार बार फोर्स करने लगा। नदीम और गुलशन कुमार के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो दोस्ती के चलते गुलशन कुमार ने इन्होंने हाँ बोल दिया कि चलो ठीक है, तुम गाना गाओ, मैं तुम्हारे गाना अपनी कंपनी के लेवल से रिलीज करूंगा। नदीम ने कुछ गाने गाए और गुलशन कुमार ने उन्हें प्रमोट भी किया। उन्हीं में से एक था हाय अजनबी। गुलशन कुमार को जैसा कि लगता था कि इनके गाने नहीं चलेंगे, ठीक वैसा ही हुआ और कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ। तो गुलशन कुमार ने नदीम के गानों को प्रमोट करना बंद कर दिया। अब 1983 से 1919 के बीच में जी कंपनी को वो सफलता मिली कि जिस टाइम पे जितने भी गाने रिलीज होते थे उसके 85% राइट्स टी सीरीज के पास ही रहते थे। उस टाइम पे अगर टी सीरीज का लेवल नहीं है तो उस गाने के चलने के चांस ना के बराबर ही रहते थे। उस टाइम पे टी सीरीज का म्यूजिक इंडस्ट्रीज में डंका बोलता था। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि गुलशन कुमार के पास एक खासियत थी कि वो नए लोगों को मौका देते थे और उन्होंने इनको साफ साफ मना कर दिया था कि भाई अब हम तुम्हारे गाने को प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है और अब तुम उस ऊंचाइयों पर पहुंच गए हो कि तुम्हें अब किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है। यही बात नदीम को बुरी लग जाती है और जब नदीम ने बार बार कोशिश की कि गुलशन कुमार अपनी कंपनी के लेवल से मेरे गानों को रिलीज करें, उस गुलशन कुमार ने जब साफ साफ मना कर दिया और जब नदीम परेशान हो गया तो उसने गुलशन कुमार को मारने की सोची। अब आप सोचिए कि जिस व्यक्ति के द्वारा अब वह इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है वही इनको मारने की सोच रहा है। नदीम अख्तर सैफी ने गुलशन कुमार को मारने की सुपारी दे दी और सुपारी दी तो किसको दी? अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को। इसकी अंडरवर्ल्ड में उस समय तूती बोलती थी। दाऊद इब्राहिम का एक छोटा भाई था अनीस इब्राहिम, देन उसका राइट हैंड अबू सलीम, जिसको लोग अबू सामान ही बोलते थे क्योंकि डी कंपनी में इसका काम रहता था एक दूसरे तक हथियार पहुंचाना, सामान पहुंचाना, इसलिए लोग अबू सामान भी से बोला करते थे। सन 1997 में दुबई के एक होटल में मीटिंग होती है जिसमें अनीस इब्राहिम, अबू सलीम, देन म्यूजिक डायरेक्टर नदीम वहां पर बैठ करके गुलशन कुमार के मर्डर की प्लानिंग करने लगते हैं। नदीम अनीस इब्राहिम से कहता है कि तुम मुंह मांगी कीमत ले लो, चाहे जितने भी पैसे खर्च हो जाएं, लेकिन गुलशन कुमार को मेरे रास्ते से हटा दो क्योंकि इन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। 90 के दशक में गुलशन कुमार को मारने के लिए लेकिन नदीम ने 25 लाख की सुपारी दी और अनीस इब्राहिम को यह बहुत ही फायदे का सौदा लगा और उसने इस डील को एक्सेप्ट भी कर लिया। और उसके साथ साथ वह म्यूजिक इंडस्ट्री के इतने बड़े कलाकार को मारने जा रहा था जिससे उसका अंडरवर्ल्ड में और नाम हो जाता। तो सुपारी लेने के बाद अब्बू सलीम का काम था कि गुलशन कुमार कब क्या करते हैं, कब खाते हैं, कब सोते हैं, यहाँ तक कि कब फ्रेश होने जाते हैं। अब्बू सलीम को पता था कि ये मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही बार मिलेगा और एक ही बार मुझे गुलशन कुमार को मारना है। तो अब्बू सलीम ने गुलशन कुमार के सोने से लेकर जागने तक, यहाँ तक कि 24 घंटे तक की टाइम टेबल निकाल लिया कि ये कब क्या करते हैं। मीटिंग के 3 महीने बाद जब उन्होंने सब डिटेल निकाल ली तो 5 अगस्त सन 1997 को अब्बू सलीम ने सबसे फर्स्ट बार गुलशन कुमार को कॉल करता है और जान से मारने की धमकी देता है। कहता है कि आप मुझे 10 खोके दीजिए, मतलब 10 करोड़ नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो इस पे गुलशन कुमार कहते हैं कि मैं तुम्हें 10 खोके देने से अच्छा हूं कि मैं माता वैष्णो देवी में उतने का भंडारा करवा दूं। और उसके बाद 9 अगस्त 1997 को फिर से कॉल आता है कि तुम्हें प्रोटेक्शन मनी दो, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और तुम नदीम के गानों को प्रमोट क्यों नहीं कर रहे? इससे गुलशन कुमार कहते हैं कि मैं नदीम के गानों को प्रमोट नहीं करूंगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्शन मनी भी नहीं दूंगा, उससे अच्छा है कि मैं गरीबों में बांट दूं, वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूं। जिससे कि अब्बू सलीम को गुस्सा आ जाती है, उसे लगता है कि ऐसे में तो अंडरवर्ल्ड का नाम खराब हो जाएगा। और आखिर ये फिरौती वाली बात गुलशन कुमार ने पुलिस को क्यों नहीं बताई, जबकि गुलशन कुमार के भाई कृष्णा कुमार ने उनसे बोला भी था कि हमें पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। तो गुलशन कुमार ने उन्हें बोला था कि हम अगर पुलिस को बता देंगे तो इनको लगेगा कि हम इनसे डर चुके हैं। और दोस्तों ये पहले बहुत चलता था, अगर किसी सेलिब्रिटी को जिंदा रहना है तो इन्हें प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ती थी अंडरवर्ल्ड के लिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि गुलशन कुमार ने इन्हें कई बार पैसे दिए भी हैं, लेकिन जिन्होंने बार बार पैसे मांगे और हद से ज्यादा मांगे तो गुलशन कुमार ने फिर मना कर दिया। गुलशन कुमार के मना करने की बात अब्बू सलीम को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और अब्बू सलीम ने फिर से गुलशन कुमार की दैनिक दिनचर्या के बारे में पड़ताल की और उन्होंने एक राइट टाइम ढूंढ लिया कि गुलशन कुमार की हत्या कब करनी है। उन्होंने तारीख चुनी 12 अगस्त 1997 की। वक्त था सुबह का, जब गुलशन कुमार रोज की तरह मुंबई के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स से जीतेश्वर महादेव मंदिर जाते थे, जिसकी दूरी महाजी इनके घर से 4 किलोमीटर थी। रोज की तरह ही गुलशन कुमार मंदिर के लिए निकलते हैं, लेकिन पॉइंट की बात यह है कि उनके पास एक गार्ड रहता था जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें दिया था। वह 12 अगस्त उसकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है और उनके साथ में नहीं जाता है और यहाँ गुलशन कुमार अपने निर्धारित समय पर मंदिर के लिए निकलते हैं। उससे पहले अब्बू सलीम के यहाँ पर 3 शूटर मंदिर के पास घात लगाए बैठे हुए थे, कब गुलशन कुमार आए और उनकी गणपति पर तमंचा दाग दें। ये 3 शूटर पहले से ही पूरी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें हत्या करने के बाद कहां से भागना है। आपको बता दूं कि गुलशन कुमार को पहली धमकी कॉल 5 अगस्त 1997 को आया, दूसरा कॉल 9 अगस्त 1997 को आया और इसका दिन है 12 अगस्त 1997 जब अपने घर से जीतेश्वर महादेव मंदिर के लिए निकल रहे हैं। तारीख थी 12 अगस्त, दिन था मंगलवार का, जब ये सुबह के टाइम व्हाइट कुर्ता व्हाइट पजामा पहन करके मनपसंद गाड़ी ब्राउन कलर की मारुति S-T में मंदिर के लिए निकलते हैं। साथ में इनका ड्राइवर रूपलाल सरोज है जो इनके साथ रोज मंदिर जाता है, तो इनकी गाड़ी चलाता है और उन्हें ऑफिस भी छोड़ता है। तो रोज की तरह अपने मंदिर के लिए निकलते हैं। 10 मिनट के बाद ये जीतेश्वर महादेव मंदिर पहुंच जाते हैं। रोज की तरह इनका ड्राइवर रूपलाल एक धूप छाया अपार्टमेंट था जो मंदिर के जस्ट बाजू में ही था, वहां पर अपनी गाड़ी को खड़ा करता है और जहां से मंदिर की महज दूरी 10 से 15 कदम रह जाती है।
गुलशन कुमार गाड़ी से पूजा की थाली लेकर के निकलते हैं और मंदिर में अंदर चले जाते हैं। महज 15 मिनट बाद गुलशन कुमार मंदिर से बाहर आते हैं। रूपलाल उनसे थाली लेता है और जाकर के गाड़ी में रखता है। मंदिर के बाजू में धूप छाया अपार्टमेंट, जहां की गाड़ी खड़ी हुई है। मंदिर के जस्ट सामने एक हाईवे रोड है। रोड के उस पार मंदिर के जस्ट सामने है सदाशिव हेयर सैलून, जहां पर ये 3 शूटर घात लगाए बैठे हुए हैं। अब्दुल रऊफ दाऊद मर्चेंट, अब्दुल राशिद, अनिल शर्मा, ये तीनों लोग वहां पर घात लगाए बैठे हैं कि कब गुलशन कुमार निकले और कब हमें मारे। और जैसे ही गुलशन कुमार अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, वैसे ही अब्दुल रऊफ पीछे से कनपट्टी पर इनकी बंदूक लगा देता है और बोलता है कि बहुत कर ली पूजा पाठ, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतने में गुलशन कुमार को समझ पाते, वैसे ही अब्दुल रऊफ पीछे से गोली दाग देता है जो उनकी कनपट्टी को छू करके निकल जाती है। जैसे गुलशन कुमार को समझ पाते, अपनी जान बचाने के लिए एक बाजू में बनी सुलभ शौचालय के पास भागते हैं। वैसे उनका वहां पर पैर फिसल जाता है और वह वहां पर गिर जाते हैं। और जैसे ही वह गिरते हैं तो अब्दुल रऊफ पर पीछे से 3 गोली और दाग देता है। गुलशन कुमार गोलियां लगने के बाद भी अपने हाथों से घसीटते हुए जान बचाने के लिए वहां पर घसीटते हैं। लोगों से मदद भी मांगते हैं, लेकिन वहां पर उनकी कोई मदद नहीं करता। अब सोचने वाली बात यही है कि जो हमेशा लोगों की मदद करता है, आज उसकी ही कोई मदद नहीं कर रहा है। अब पीछे से इनका ड्राइवर रूपलाल सरोज आता है और जो पूजा का कलश होता है वह अब्दुल रऊफ के सिर में फेंक के मारता है, जिससे कि अब्दुल रऊफ गुस्सा हो जाता है और रूपलाल के दोनों पांवों में गोली मार देता है, जिससे रूपलाल भी वहीं घायल होकर के गिर जाता है। और गुलशन कुमार बहुत से लोगों से मदद मांगते हैं, लेकिन सब लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं और एक फिल्म की सीन की तरह अब्दुल रऊफ, अब्दुल राशिद, अनिल शर्मा फिल्म की सीन की तरह उन पर 12 गोलियां और दागते हैं, जिससे कि वहीं पर गुलशन कुमार बेहोश हो जाते हैं। और गोलियां मारने के बाद ये तीनों लोग वहां पर एक टैक्सी वाले को तमंचे की नोक पर रोकते हैं। उनकी टैक्सी से उसको बाहर निकाल करके ये तीनों लोग वहां से भाग जाते हैं। और इसके कुछ देरी बाद 2 लोग यहाँ पर उनकी मदद करने के आते हैं, एक मंदिर के पुजारी रामचंद्र वांगरे और दूसरे राजेश जौहरी। और वे गुलशन कुमार उनके ड्राइवर रूपलाल को उन्हीं की गाड़ी में बैठा करके तो हॉस्पिटल ले जाते हैं। जैसे ये पहुंचते हैं तो डॉक्टर ने बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन जो गोली लगी थी बॉडी के मन पॉइंट पर लगी थी, तो डॉक्टर इन्हें बोल देते हैं कि हम इन्हें नहीं बचा सकते। गुलशन कुमार को डेथ घोषित कर दिया जाता है और यह बात आग की तरह फैल जाती है। फिल्म इंडस्ट्रीज की बड़ी बड़ी हस्तियां देखने के लिए वहां हॉस्पिटल में आती हैं। इनकी मर्डर के बाद अंडरवर्ल्ड का खौफ हो चुका था, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहां पर डरने लगी थी। दूसरे दिन गुलशन कुमार का पार्थिव शरीर दिल्ली ले जाया जाता है, जहां अंतिम संस्कार किया जाता है। बड़ी बड़ी हस्तियां इनकी अंतिम यात्रा में सम्मिलित होती हैं। समय में गुलशन कुमार की हत्या के बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज कांप गई, अंडरवर्ल्ड की तूती बोलने लगी। उस टाइम की मुंबई की रिपोर्टेडली डीजीपी राकेश मौर्य को मर्डर की सूचना मर्डर होने से पहले ही थी। तो अगर इनको सूचना पहले ही थी तो कुछ क्यों नहीं किया? क्या तो इसका साफ साफ मतलब है कि उस टाइम पे पुलिस भी अंडरवर्ल्ड से डरती थी। मर्डर होने के आधा घंटा बाद जीतेश्वर महादेव मंदिर पुलिस पहुंचती है और वहां पर छानबीन शुरू की जाती है। हत्यारों क्या हुआ, कहां गया नदीम दिन, कहां गया ये शूटर? तो आपको बता दें कि सन 2001 में अब्दुल रऊफ को कोलकाता से अरेस्ट किया जाता है, जिससे पूछताछ की जाती है और टोटल 18 लोगों के नाम इस केस में रजिस्टर्ड होते हैं और अब्दुल रऊफ को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। तो 17 लोग तो उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण उन्हें रिहा कर दिया जाता है। अब बात आती है म्यूजिक डायरेक्टर नदीम अख्तर सैफी की। तो मर्डर के तुरंत बाद ही यह देश छोड़ करके भाग जाता है और अभी तक वापस नहीं आया है। 4 लोगों का नाम आया था, उनमें से हिंदुस्तान म्यूजिक कंपनी के डायरेक्टर मिस तेरानी का भी आया था। इनका इसलिए आया था कि लोगों का कहना है कि उन्हें अनीस इब्राहिम को 25 लाख की रकम ऑफर की थी, क्योंकि टी सीरीज के आने के बाद इनकी जो म्यूजिक कंपनी है वह धीरे धीरे ठप होती जा रही थी। मिस तेरानी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं मिला, जिससे इन्हें भी रिहा कर दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि गुलशन कुमार हमेशा हिंदू कल्चर को प्रमोट किया करते थे, जिससे कि अंडरवर्ल्ड नाराज था और उन्होंने इनका मर्डर कर दिया। सलीम का अरेस्ट होने के बाद ही अब्बू सलीम से भी कई बार पूछा गया, लेकिन उसने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया है कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने गुलशन कुमार का मर्डर नहीं किया। की बात है कि गुलशन कुमार की मर्डर के बाद न जाने अंडरवर्ल्ड ने फिल्म इंडस्ट्री से कितना पैसा कमाया होगा, ना जाने कितने लोगों से यहाँ पर इन्होंने प्रोटेक्शन मनी ली होगी। क्रिकेटर, अभिनेता, फिल्म इंडस्ट्री, म्यूजिक डायरेक्टर। आपको क्या लगता है कि अभी भी कोई प्रोटेक्शन मनी देता होगा? क्योंकि दाऊद इब्राहिम अभी भी पाकिस्तान में बैठा है और उसकी जो डी कंपनी है वो अभी रूप में चल रही है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। चलिए तो मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। नमस्कार, जय हिंद।